Hello learners, welcome to my YouTube channel Social Warrior for Historical Content। आज की क्लास में हम आपसे अब एक नए टॉपिक क्लास 9th के बच्चों के लिए मैं हिस्ट्री उनका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस क्लास में क्या डिफरेंट होगा, ये जो सीरीज होगी आपकी, इसमें हम फ्रांस की क्रांति के फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये जो क्लास होगी वो 9th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए तो यूज़फुल है ही, लेकिन मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा यूज़फुल होगी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे CUT जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो भी लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये डिटेल एनालिसिस सीरीज होगी जिसमें हम फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर, उसके रीजन्स पर एक बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। ओके, इस सीरीज का जो पहला लेक्चर है वो आज आपका फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है, और इसके बाद सारे लेक्चर्स आएंगे एक के बाद एक, और आपको बहुत ही, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट इसका मिलेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को, फ्रांस की क्रांति को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इस क्रांति का आपसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कि ये जो रेवोल्यूशन हुई, ये वर्ल्ड की एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट आप कह सकते हैं, घटित हुआ 1789 में फ्रांस में, जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप, या मैं कहूँ कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया इस क्रांति ने। तो ये एक बहुत ही महान क्रांति है। इसलिए यदि आज आप वर्तमान की दुनिया को समझना चाहते हैं, प्रेजेंट वर्ल्ड को, क्योंकि आज का जो दौर है लर्नर्स, वो काफ़ी अप एंड डाउन्स का है, उतार और चढ़ाव का एक दौर चल रहा है दुनिया में। यदि आज आप वर्तमान की दुनिया को समझना चाहते हैं, प्रेजेंट के वर्ल्ड को समझना चाहते हैं, तो आपको फ्रांस की क्रांति का एक बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि इस क्रांति ने दुनिया को एक नया रूप दिया, यूरोप को एक नया शेप दिया। साथ ही साथ इस क्रांति के जो इफ़ेक्ट हुए, जो रिजल्ट आए, उन्होंने संपूर्ण दुनिया को प्रभावित किया, उसको इम्पैक्ट किया। तो सबसे पहले हम NCERT के चैप्टर को डिस्कस करने से पहले आज मैं आपके साथ जो लेक्चर 1 होगा वो मैं यूरोप की कंडीशन पर डिस्कस करूंगा। आपको यूरोप की स्थिति के बारे में बताऊंगा कि जब 1789 को यूरोप, फ्रांस में यह रेवोल्यूशन हुई, तो उस समय यूरोप की क्या स्थिति थी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। सबसे पहले यूरोप के मैप के साथ हम शुरुआत करेंगे इसकी। तो मैं ये आपका लर्नर्स यूरोप का मैप, टाइम आपका 1500 के समय का ये आपका मैप है। उस समय आप सबसे पहले मैप हिस्ट्री में डिस्कशन करना, मैप को एक बार वॉच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैप, ये पूरी स्थिति आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये फ्रांस की क्रांति के बाद, जो फ्रांस की क्रांति जो पूरे यूरोप को इम्पैक्ट करेगी, ये मैप पूरा बदल जाएगा, ये नक्शा बदल जाएगा यूरोप का। जो आज वर्तमान में आप यूरोप का मैप देखते हैं, वो जो बदल गया, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो फ्रांस की क्रांति। तो इस मैप को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या आपका उस समय एम्पायर्स थे। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका होली रोमन एम्पायर है।
होली रोमन एम्पायर। ये जो मैप है ये यूरोप के 1500 के समय का मैप है। ये आपका फ्रांस है जहां पर 1789 को रेवोल्यूशन हुई। ये वाला जो इलाका है ये आपका जो आपको अलग अलग स्टेट्स दिख रहे हैं, किंगडम ऑफ पेपल्स, ये पेपल स्टेट्स दिख रहा है, ये बेसिकली इटली बनेगा बाद में। इटली का यूनिफिकेशन जब हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इटली दिखाई देगा, जो अभी नहीं है, 1500 में नहीं था। हंगरी है ये ओटोमन एम्पायर, विशाल बहुत ही बड़ा एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य आपका, ठीक है, ये आपका ओटोमन एम्पायर। ये स्पेन और ये इंग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लेक्चर में इंग्लैंड का डिस्कशन, क्योंकि फ्रांस की क्रांति जब आप पढ़ रहे हैं तो बिना इंग्लैंड के उस क्रांति का जिक्र आप नहीं कर सकते। आपको इंग्लैंड के बारे में जानना जरूरी है इन एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रांस, कि इनके दोनों देशों के बीच में उस समय दोनों स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशंस थे। ये इसी लेक्चर में कवर किया जाएगा, जिससे कि आपको और बेहतर आपके अंदर एक समझ आएगी कि जो फ्रांस के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन जो वीक है, आर्थिक स्थिति जो उसकी खराब है, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन इंग्लैंड के साथ है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में और भी डिटेल में, और आज भी उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज के टॉपिक में। और ये आपका फ्रांस, जहाँ पर 1789 को 14 जुलाई 1789 को आपकी फ्रांस की क्रांति शुरू हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ओके, तो आज हम लोग एनसीईआरटी अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग डिस्कस केवल करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यूरोप की कंडीशन को मैं आपको समझाऊंगा और फिर फर्दर क्लासेस में, फर्दर लेक्चर्स में हम फ्रांस पर आएंगे। ओके, तो फ्रांस के क्रांति को समझने से पहले आपको यूरोप की कंडीशन समझनी पड़ेगी। ओके, यूरोप की स्थिति क्या थी, यूरोप में उस समय वर्तमान परिस्थितियां क्या थी, ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। ओके, देखिए ये आप, तो स्टूडेंट्स 14 जुलाई 1789 को आपकी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, फ्रांस की जो क्रांति घटित हुई, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है हमारे विश्व के इतिहास की, वर्ल्ड हिस्ट्री की, जो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना विश्व के इतिहास। मॉडर्न वर्ल्ड को आप समझना चाहते हैं तो आपको फ्रांस की क्रांति की स्टडी, उसको बहुत ही डिटेल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ओके, तो इफ वी वांट कैन से दैट इफ वी वांट, यदि आप ये चाहते हैं कि आप मॉडर्न वर्ल्ड को यदि आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वर्तमान दुनिया को यदि आप समझना चाहते हैं, तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझना, ये फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे के
क्या सोशल रीजन्स थे, क्या इकोनॉमिक कॉस्ट थे, क्या पॉलिटिकल कॉस्ट थे, ये सब आपको समझना पड़ेगा, जिससे आपके अंदर एक समझ आएगी कि इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा यूरोप पर, और फिर उसके बाद दुनिया पर इस क्रांति का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस रेवोल्यूशन का। और इतिहासकारों का ये भी कहना है कि आज भी इस क्रांति के प्रभाव हमारी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स, लर्नर्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपकी है, फ्रांस की क्रांति, आई कैन से दैट नॉट ओनली न केवल इसने इम्पैक्ट किया फ्रांस को, बल्कि इसने इम्पैक्ट किया पूरे यूरोप को। ठीक है, साथ ही साथ इस क्रांति ने इम्पैक्ट किया पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को। इस क्रांति ने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करने का काम किया। ठीक है, पूरे दुनिया को इसने प्रभावित किया, इस क्रांति ने। ठीक, तो इस क्रांति के समय 1789 के टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को जब ये रेवोल्यूशन हुई, तो हमें यूरोप की क्या कंडीशन थी, इसका एक बार एनालिसिस करना इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि जब 1789 को ये घटना घटित हुई, ये क्रांति हुई, तो उस समय यूरोप की स्थिति क्या थी, यूरोप की सोसाइटी कैसी थी। यदि आप यूरोप की कंडीशन को समझ लेंगे तो आपको फ्रांस की क्रांति और फ्रांस में क्या स्थिति है, इसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम संपूर्ण पूरे कॉन्टिनेंट, पूरे यूरोप की स्थिति पर नज़र डालते हैं कि उस समय यूरोप की क्या स्थिति थी। तो बेटा उस समय यूरोप में, ठीक है, कंडीशन ऑफ यूरोप, कंडीशन ऑफ यूरोप, यूरोप की बात करें तो यूरोप उस समय स्मॉल एंड लार्ज, छोटे और बड़े वहाँ पर स्टेट्स हुआ करते थे, किंगडम्स बोलिए, स्टेट्स बोलिए, एम्पायर्स बोलिए, कुछ लार्ज एम्पायर्स भी थे, ठीक है, कुछ छोटे स्टेट्स भी थे। तो पूरा यूरोप की बात करें तो यूरोप उस समय क्या स्थिति थी कि यूरोप में स्मॉल और लार्ज स्टेट्स थे, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो डिफरेंट था। हर एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था इनकी अलग अलग होती थी, लेकिन रूल करने का तरीका वो एक जैसा था, कॉमन था। पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट का जो टाइप है वो आपको कॉमन ही मिलेगा। मोनार्की सिस्टम, एब्सोल्यूटिस्ट किंग होते थे, निरंकुश राजा यूरोप में, उस दौर में ये पॉलिटिकल सिस्टम इनका चलता था, ठीक है, निरंकुश राजा थे पूरे यूरोप में। रूस में भी एब्सोल्यूटिस्ट किंग था, रशिया में भी एब्सोल्यूटिस्ट किंग था, प्रसा में भी एब्सोल्यूटिस्ट किंग का रूल था, ऑस्ट्रिया में भी एब्सोल्यूटिस्ट किंग थे। एब्सोल्यूटिस्ट किंग मतलब निरंकुश राजा जो अपने इच्छा अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, शासन चलाते थे, ठीक है। और बात करें स्टूडेंट्स तो यूरोप
में उस समय आपको यूरोप में यूनिटी नहीं मिलेगी। यूरोप में इन स्टेट्स के बीच में यूनिटी नहीं दिखेगी, जैसा कि आज मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखते हैं कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं लगभग उनके बॉर्डर्स जो है ना, आप ये मान के चलिए वो खत्म हो गए। यूरोपियन यूनियन बना हुआ है। आज यूरोप के कॉन्टिनेंट के रहने वाले जो लोग हैं एक दूसरे के देश में आराम से जाते हैं, कोई बॉर्डर में सेनाएं नहीं है। जैसे हमारे एशिया में हम भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेना लगी हुई है, ऐसा यूरोप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज वहाँ पे यूनिटी एग्जिस्ट करती है, एक दूसरे पर उन्हें ट्रस्ट है। पहले ऐसा नहीं था, पहले यूनिटी नहीं थी, पहले आपस में खूब लड़ते थे। तो ऐसा क्या परिवर्तन आया धीरे धीरे यूरोप में कि ऐसी स्थितियाँ आज के दौर में आ गई कि पूरा यूरोप यूनाइट है, यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, ईयू आप सुनते हैं। तो उस समय यूरोप इस तरह से यूनाइट नहीं था जैसे आज आपको यूरोप में यूनिटी दिखती है, ठीक है। और बात करें यूरोप में स्टूडेंट, रिलीजन, धर्म का डोमिनेंस था, रिलीजन का डोमिनेंस था। किसके ऊपर? पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें आपको रिलीजन का, धर्म का आपको डोमिनेंस दिखाई देगा सीधा। रिलीजन में और आपको ब्रेक डाउन करूं तो चर्च, क्रिश्चियनिटी में जो चर्च है, चर्च एक आपको यूरोप में पावरफुल इंस्टीट्यूशन के रूप में आपको दिखाई देगा। एक शक्तिशाली संस्थान के तौर पर आपको दिखेगा यूरोप में चर्च। चर्च का जो रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में, राजा के राजकाज में, उसका योगदान बहुत ज़्यादा अहम है। तो चर्च का आप देख रहे हैं कि चर्च एक बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन के रूप में दिख रहा है यूरोप में, ठीक है। धर्म का डोमिनेंस है, सत्ता के ऊपर, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो इसकी वजह से और क्या चीज़ें होंगी इसको हम फर्दर डिस्कस करते जाएंगे, अभी टू द पॉइंट बातें चल रही हैं। तो ये चीज़ें आप भी नोट करते रहें कि यूरोप में यूनिटी नहीं थी, रिलीजन का डोमिनेंस होता था। साथ ही साथ हमको और क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि यूरोप में अगर बात करें जो किंग होते थे, मोस्टली जो किंग होते थे उनका जो नेचर था, उन राजाओं का मोस्टली जो किंग थे वो स्टूडेंट एब्सोल्यूटिस्ट किंग होते थे, निरंकुश राजा। यूरोप के अधिकतर हिस्सों में, मोस्ट पार्ट्स में, मोस्ट स्टेट्स में आपको एब्सोल्यूटिस्ट किंग मिलेंगे, निरंकुश राजा मिलेंगे जो अपनी इच्छानुसार शासन कर रही हैं, ठीक है। तो आपको जो किंग आपको मोस्टली मिलेंगे, किंग आपको जो मोस्टली दिख रहे हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, वो आपको एब्सोल्यूटिस्ट किंग मिलेंगे, निरंकुश राजा। एब्सोल्यूटिस्ट किंग, ठीक। एब्सोल्यूटिस्ट किंग मतलब मीन्स राजा अपनी विश के अनुसार, अपनी विल के अनुसार रूल कर रहा है, अपनी इच्छा अनुसार रूल कर रहा है। उसके लिए
कोई इतने रूल्स नहीं है, वो जो कह दे वही नियम है, वो जो बोल दे वही कानून है। इस तरह की व्यवस्था थी। और आप बताइए, जब बेटा फ्रांस की क्रांति होगी तो उसके बाद फ्रांस के लोग कहते हैं वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान चाहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ उन्होंने एक और शर्त रखी थी कि जो रूलर होगा कंट्री का वो भी रूल करेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। राजा के लिए भी नियम और कानून होने चाहिए। ये सबसे पहली बात उठी थी फ्रांस की क्रांति के बाद। वहाँ के जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने इस बात को जोर दिया था कि राजा के लिए भी नियम होने चाहिए। और उसके बाद आप देखिए पूरी दुनिया में आज रूलर्स, जो भी रूलर्स हैं पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो, किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट हो, वो रूल करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ऐसा नहीं था। तो इस क्रांति का इम्पैक्ट आप देखिए, इसने पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम को इम्पैक्ट कर दिया। पहले जो किंग होते थे वो एब्सोल्यूटिस्ट होते थे, वो अपनी विल के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार रूल करते थे। लेकिन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इसमें आपको चेंज दिखाई देगा, इसमें आपको बदलाव दिखेगा, इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में आपको बदलाव होता हुआ दिखाई देगा लर्नर्स। और क्या यूरोप की स्थिति थी, और हम लोग डिस्कस करते हैं यूरोप की स्थिति को। ठीक है, देखिए समझिए, नोट डाउन करते जाइएगा नोट्स के साथ। ठीक, उस समय बेटा अगर बात करें कि अधिकतर जो स्टेट्स थे यूरोप के, वहाँ पर मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम एग्जिस्ट करता था। ठीक, चाहे वो आपका रशिया हो बगल में, चाहे वो प्रसा हो, ऑस्ट्रिया हो, या आपका फ्रांस हो, या किसी और भी, इन सभी जगह इन स्टेट्स में आपको मोनार्की सिस्टम एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा। मोनार्की सिस्टम होगा जिसमें एक राजा होगा और वो अपनी इच्छा अनुसार शासन कर रहा होगा, एब्सोल्यूटिस्ट, क्रूवेल। ठीक, और कुछ रिपब्लिक स्टेट्स भी हमको दिखते हैं, कुछ रिपब्लिक स्टेट्स भी थे। लेकिन जिस तरीके के आज रिपब्लिक स्टेट्स होते हैं जिसमें रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, उस तरीके से मतलब पूरे सारी जनता नहीं चुनती थी, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो अपने रूलर को इलेक्ट करते थे बेसिकली। जैसे आज जो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम रूलर को इलेक्ट करते हैं। रिपब्लिक सिस्टम में सारी जनता को राइट टू वोट नहीं होता था उस टाइम में, रिपब्लिक सिस्टम एग्जिस्ट करता था। एक स्मॉल आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर एक छोटे स्तर पर था जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल अपने रूलर को इलेक्ट करते होंगे। तो रिपब्लिक स्टेट्स भी थे, वो कौन से थे आपके, हॉलैंड हो, ठीक है, और स्विट्जरलैंड एंड स्विट्जरलैंड, ये दो रिपब्लिक स्टेट्स भी हमको दिखाई देते हैं। साथ ही साथ पोलैंड की बात करें, उस समय पोलैंड में जो किंग था वो बेटा एक इलेक्टेड पर्सन होता था। फिर से मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि इलेक्टेड पर्सन होने का ये कतई मतलब नहीं है कि उस देश की सारी जनता वोट करती होगी उस समय। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास प्रिविलेज क्लास होते थे उनको राइट टू वोट होता। जैसा कि जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तो फ्रांस में सबसे पहले राइट टू वोट की डिमांड होगी कि हमें राइट टू वोट चाहिए। तो उसमें भी सबको राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा, कुछ सोसाइटी के जो प्रिविलेज क्लास के लोग हैं उन्हीं को केवल राइट टू वोट मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट इन रिपब्लिक स्टेट्स और पोलैंड में भी था, सभी को राइट टू वोट संभवतः नहीं होगा, ठीक है, सारी जनता वोट नहीं करती होगी। तो रिपब्लिक स्टेट्स के रूप में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। पोलैंड में किंग इलेक्टेड पर्सन है, ठीक है। ये यूरोप की स्थिति चल रही, यूरोप में
ये कंडीशंस थी। ठीक। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे इंग्लैंड की। इंग्लैंड की क्या स्थिति थी? ठीक। क्योंकि जो इंग्लैंड है वो मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में ही आपसे डिस्कस किया था कि हमारे इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी में इंग्लैंड का जिक्र होना बेहद ज़रूरी है। फ्रांस के इतिहास के संदर्भ में हमें इंग्लैंड की चर्चा करना आवश्यक है। इंग्लैंड के साथ किस तरीके के रिलेशंस है, नंबर वन, क्या संबंध थे इनके, रिलेशंस किस तरीके के थे इंग्लैंड के साथ इनके, फ्रांस के। ठीक, इसको देख लेते हैं किस तरीके के रिलेशंस थे। तो इंग्लैंड के साथ अगर बात करें और इंग्लैंड का आपको इंट्रोड्यूस करूं तो रिलेशंस को बाद में डिस्कस करूंगा, थोड़ा इंग्लैंड के बारे में बताता हूं कि 1789 के समय व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्या स्थिति थी। तो आपको ये जान लेना चाहिए इंग्लैंड उस समय फर्स्ट कैटेगरी का एक मोस्ट पावरफुल कंट्री हुआ करता था। फर्स्ट कैटेगरी का, प्रथम श्रेणी का हमारी बहुत ही ताकतवर देश के रूप में इंग्लैंड था। एक इंडस्ट्रियल कंट्री के रूप में इसकी पहचान थी, क्योंकि आपको पता ही है 15वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। तो औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का उसे बहुत ह्यूज बेनिफिट उसे मिल चुका है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को इतना डेवलप और इतना पावरफुल बना लिया था। उस टाइम तक जब फ्रांस में क्रांति होती है तो उस समय इंग्लैंड की क्या सिचुएशन है, उस समय एक वो बहुत ताकतवर देश के रूप में है, एक औद्योगिक देश के रूप में उसकी पहचान है। साथ ही साथ आप देखोगे कि वो एक इंपीरियल कंट्री के तौर पर भी जाना जाता है, साम्राज्यवादी देश के तौर पर जाना जाता है। और उसका कनाडा और भारत जैसे जो देश हैं स्टूडेंट, इंडिया और कनाडा जैसे कंट्रीज, इंडिया और कनाडा, इन जैसे कंट्रीज में उसका पूरी तरीके से कंट्रोल है। मतलब दुनिया के कई देशों में उसका कंट्रोल था, लेकिन उसके इस इंपीरियल अंपायर का जो मेन पार्ट थे वो इंडिया और कनाडा थे, क्योंकि ये एक बहुत लार्ज जियोग्राफिकल एरिया वाले देश हैं। और इंग्लैंड को यहाँ से बहुत ही हैवी बेनिफिट था, हैवी टैक्सेस ये इन देशों से लेते थे। इंग्लैंड और इंडिया और कनाडा जैसे देशों से ये बहुत इनकम जनरेट करते थे, बहुत वेल्थ लेकर आ रहे थे और उस वेल्थ का ये यूज़ कर रहे थे अपने डेवलपमेंट के लिए। तो इनके लिए इंग्लैंड की ये स्थिति थी कि इंडिया और कनाडा जैसे देशों में इनका कंट्रोल था स्टूडेंट्स। ठीक है, फुल कंट्रोल था, आपको पता है। और इंडिया का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो आपको ब्रिटिश जो शासन है, जो ब्रिटिश प्रशासन है, उसका किस तरीके के भारत के संदर्भ में कितना मजबूत उनका नियंत्रण था, ये आपने देख चुके हैं, आप पढ़ते भी हैं। तो इंडिया का आप बाद में, अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और बात करें तो इंग्लैंड, अब बात करता हूँ रिलेशंस, संबंध की। ठीक है, देख लीजिए संबंध इनके किस तरह के थे। 1 मिनट रिफ्रेश हो जाने दीजिए। ठीक, रिलेशंस, थैंक प्रॉब्लम, रिलेशंस, 1 मिनट वेट जस्ट। रिलेशंस की बात करें कि इंग्लैंड और फ्रांस,
इनके बीच के संबंध कैसे हैं? तो बेटा ये दोनों ही एक राइवल कंट्रीज हैं एक दूसरे की, एक दूसरे के दुश्मन देश के तौर पर इनकी उस समय पहचान थी। बहुत ज़्यादा कंपटीशन था इनका एक दूसरे से, बहुत बड़ी दुश्मनी थी। फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स, इन दोनों के बीच में उस टाइम ऑफ पीरियड में दोनों पावर्स ने बहुत सारे जो वॉर्स थे उनको फाइट किया था, कई सारे युद्ध लड़े थे, वो भी लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। क्योंकि एक तरफ फ्रांस अपना अंपायर बिल्ड करना चाहता था, एक तरफ इंग्लैंड, तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से हमेशा वॉर करते थे। और ये जो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स हैं, ये फ्रांस के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही घातक साबित होंगे, फ्रांस की इकोनॉमी के लिए, फ्रांस की अर्थव्यवस्था के लिए। क्योंकि इन युद्धों की वजह से, इन वॉर्स की वजह से फ्रांस को एक बहुत ही ह्यूज इकोनॉमिक लॉस होगा, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो जब आप फ्रांस की क्रांति, जब हम एनसीईआरटी पर आएंगे तो जब आप पढ़ेंगे कि फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी बैड ऑन दैट टाइम व्हेन द रेवोल्यूशन टुक प्लेस, जब क्रांति हुई, तो उसका मेन रीजन जो है वो यहाँ पर छिपा हुआ है। ये वॉर पॉलिसीज भी हैं, किंग की गलत नीतियाँ हैं, वो तो रहेंगी, लेकिन जो मेन रीजन है वो है युद्ध। और किसके साथ युद्ध में नुकसान हुआ है? वो हुआ इंग्लैंड के साथ। इसलिए मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि इंग्लैंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट होगा इस डिस्कशन में, कि ये इंग्लैंड, फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी उसके पीछे का रीज़न क्या होगा? मेन रीज़न ये है। ठीक है, जब हम फ्रांस की क्रांति के घटनाओं को और गहराई से अध्ययन करेंगे तो फिर से ये डिस्कस चीज़ें होंगी। अभी हम यूरोप की कंडीशंस पे बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कई सारे पॉइंट को कवर कर लिया है, और इस समय हम इंग्लैंड और फ्रांस के संबंधों पर डिस्कशन कर रहे हैं यूरोप के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए और आप समझिए। और बात करें उस समय बेटा इटली की बात करें, इटली का असर क्या था? तो इटली स्टूडेंट यूरोप की पॉलिटिक्स में, उस समय यूरोप की राजनीति में इटली का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं था, नो इम्पोर्टेंस, ये आप याद रखिए। क्योंकि इटली उस समय डिवाइड था स्मॉल स्टेट्स में, छोटे छोटे राज्यों में इटली बटा हुआ था। जिस समय फ्रांस की क्रांति होती, उस समय की बात कर रहा हूँ, इटली का यूरोप की राजनीति में कोई महत्व नहीं होता था। क्योंकि इटली उस समय, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, स्मॉल स्टेट्स में वो डिवाइड होगा, छोटे छोटे राज्यों में बटा होगा, तो उसका कोई यूरोप की राजनीति में इतना महत्व आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक, और डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट्स को, यूरोप की कंडीशन। ठीक, अगर बात करें बेटा उस समय रोमन अंपायर, मैप में आपने देखा था रोमन अंपायर के बारे में, रोमन साम्राज्य क्लास 11th में अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोमन साम्राज्य वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो रोमन साम्राज्य की बात करें, रोमन अंपायर की बात करें, तो उस समय रोमन अंपायर का जो कंट्रोल था बेटा अपने स्टेट्स में, अपने राज्यों में, अब वो कंट्रोल उस तरीके का नहीं रह गया था। मतलब आप कह सकते हैं नो कंट्रोल,
मतलब इस साम्राज्य के अंतर्गत जो स्टेट्स आते थे, अब वो इतना इनका नियंत्रण रोमन साम्राज्य का नहीं रह गया था। रोमन साम्राज्य का वैसे इतिहास एक बहुत ही ग्लोरी हिस्ट्री है रोमन साम्राज्य की, लेकिन इस दौर में आते आते रोमन साम्राज्य का वो आप कहिए कि जो इनका गोल्डन टाइम था वो उस समय का दौर नहीं था। रोमन साम्राज्य केवल नाम का रोमन साम्राज्य रह गया था। राजा जो इसका था उसको कोई भी राजा आप कहिए कि पूरे साम्राज्य में मानता नहीं था। अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम खड़े हो गए थे रोमन साम्राज्य के अंदर, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड होना शुरू हो गया था। तो रोमन साम्राज्य एग्जिस्ट करता था, लेकिन एज अ पावरफुल यूनिट के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता था। आई कैन से दैट कि उतना ताकतवर नहीं था जितना कि जब इसको इस्टेब्लिश हुआ था अपने बिल्कुल अर्ली फेज में, जिस तरीके से रोमन अम्पायर था वैसा इस दौर में नहीं रह गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जर्मनी की। स्टूडेंट्स, जर्मनी की क्या स्थिति थी, ये बेसिकली डिस्कशन हो रहा है फ्रांस के आसपास जो कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ आप कह लीजिए जो नेशन, मैं कंट्रीज़ तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि उस समय सब स्टेट्स थे, नेशन स्टेट बाद में बनते हैं। तो उस समय जो भी ये किंगडम्स हैं, जो भी स्टेट्स हैं, उन वहाँ पर स्थिति क्या है जब फ्रांस में क्रांति होगी। इसलिए ये टॉपिक डिस्कस मैं कर रहा हूँ ताकि आपको एक पूरा जानकारी मिल जाए कि यूरोप की उस समय क्या कंडीशन थी। बात करें जर्मनी की, जर्मनी, तो बेटा जर्मनी की बात करें यदि, तो जर्मनी आपका लाइक इटली, इटली की तरह ये भी डिवाइड था इनटू स्मॉल स्टेट्स, छोटे छोटे राज्यों में ये भी बटा हुआ था। और जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है फ्रांस की क्रांति के बाद ही। जर्मन लोग, उनके अंदर नेशनलिज्म आएगा और वो जर्मनी का यूनिफिकेशन करेंगे। इस क्रांति का ही प्रभाव था। आपने देखा इटली स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड है, तो इस रेवोल्यूशन के बाद बेटा क्या होगा कि जो इटली है वो भी डिस्कस, मतलब इटली के लोग भी नेशनलिज्म की फीलिंग से इंस्पायर होंगे, राष्ट्रवाद की भावना से, और वो लोग भी अपने इटली को यूनिफाइड करेंगे। ठीक है, देखिए, ओके, नेक्स्ट देखिए जर्मनी। हाँ, बस डिफरेंस क्या था जर्मनी और इटली के बीच में, इटली में करीब 7 स्टेट्स थे और जर्मनी जो डिवाइड है इनटू स्मॉल स्टेट, उसकी संख्या 300 से ज़्यादा है। ये आप समझ, 300 से ज़्यादा स्टेट्स में जर्मनी डिवाइड था। और इसका देखिए जर्मनी का यूनिफिकेशन एक अपने आप में चैलेंजिंग वर्क था। ठीक है, ये अपने आप में वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑनर्स में, पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जर्मनी इटली का यूनिफिकेशन आता है। तो मैंने बताया ये क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए तो आप समझिए कि है ही, ठीक है, लेकिन क्योंकि क्लास में, स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो इतना समय नहीं होता है कि इतना डिटेल में डिस्कशन किया जा सके, और फिर एनसीईआरटी के कंटेंट को ही टीचर पढ़ाते हैं, जो कि उचित भी है, ठीक भी है उन बच्चों के स्तर पर। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं और अधिक जानकारी जो इंटरेस्टेड हैं बच्चे, वो बच्चों के लिए ये क्लास है। और साथ ही साथ जो हमारे लर्नर्स, मैच्योर लर्नर्स हैं, उनके लिए ये क्लास इस विशेष तौर पर है। ओके, तो जर्मनी और इटली के बीच में बड़ा डिफरेंस यही था, इटली में कम स्टेट्स थे और जर्मनी में ज़्यादा थे। ठीक, और क्या स्थिति की बात करें तो इस तरीके से नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग ऑस्ट्रिया की, ठीक है, ऑस्ट्रिया की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लुइस 16 होंगे, फ्रांस के जो राजा होंगे, जब क्रांति हुई, उनकी जो वाइफ है मैरी एंटोनेट, वो ऑस्ट्रिया की ही राजकुमारी। तो ऑस्ट्रिया का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि ऑस्ट्रिया में क्या स्थिति थी उस टाइम में।
ऑस्ट्रिया की क्या कंडीशन थी। तो ऑस्ट्रिया जो था एक स्टेट था, एक राज्य था, जो हैब्सबर्ग एशियन, बहुत ही प्राचीन काल और बहुत ही फेमस एक स्टेट, ठीक है। हैब्सबर्ग नाम की एक डायनेस्टी थी, हैब्सबर्ग डायनेस्टी, हैब्सबर्ग, ठीक है। सॉरी, क्या प्रॉब्लम आ रही, ठीक है, एक सेकेंड देख लीजिए। हैब्सबर्ग डायनेस्टी रूल करती थी उस समय बेटा ऑस्ट्रिया, हैब्सबर्ग डायनेस्टी रूल करती थी ऑस्ट्रिया में, ठीक। ऑस्ट्रिया की बात करें तो क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी आप देखेंगे कि जो रूलर्स होंगे, जो किंग होंगे, ठीक है, जो राजा होंगे, ये आपका देखिए ओटोमन एम्पायर आपको यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। मैप फिर से मैंने खोल दिया है, तो आपको इस मैप में और भी बेहतर तरीके से अलग अलग आपको दिखाई देगा कि कौन से क्या स्टेट्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये देखिए ओटोमन एम्पायर है, ठीक है, ये हंगरी बोहेमिया है, ये हैब्सबर्ग, ठीक है, ये आपका फ्रांस, ठीक, ये आपका इंग्लैंड जिस पर डिस्कशन हो गया है, स्पेन है, ठीक, ये बाद में आपका इटली बनेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग डिस्कस उसके मैप में। तो मैप को देखना, मैप को एक बार एनालिसिस करना अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये आसपास के जो स्टेट्स हैं उनकी ये कंडीशन है, ओके। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा कि इनकी सोशल कंडीशन क्या थी। अब आप समझिए, ठीक है, ये अभी कंट्रीज के लेवल पर बातें हो रही थी, अब हम बात करेंगे इनके सोशल कंडीशन पर, ठीक। कंक्लूजन अगर बात करूं, यूरोप की सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन, कंक्लूजन के तौर पर रहेगा पॉलिटिकल कंडीशन। एक ही बार में मैं सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स बताऊंगा। पॉलिटिकल कंडीशन क्या थे, यूरोप की सामाजिक और राजनीतिक आपकी जो स्थिति थी वो कैसी थी, इसको आप समझिए। यूरोप की सोशल कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन किस तरह की थी। तो लर्नर्स, यूरोप की सोशल कंडीशन में हम ये देखेंगे कि मोस्ट स्टेट्स में हमें समझ में आया कि एब्सोल्यूटिस्ट किंग है, एब्सोल्यूटिस्ट किंग है। ज़्यादातर आसपास के स्टेट्स में आपको निरंकुश राजा मिलेंगे जो अपनी इच्छा अनुसार काम करेंगे, ठीक। और एवरी स्टेट में, हर इन अधिकतर स्टेट्स में जो कंट्रोल होगा, क्या होगा, जो कंट्रोल होगा बेटा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पर, जो कंट्रोल होगा राजनीति पर, प्रशासन में, वो आपको दिखेगा कि सम पीपल, कुछ लोग ही चीज़ों को आपको नियंत्रित करते हुए दिखाई देंगे। पूरे यूरोप में हर स्टेट्स का यही हाल होगा कि उन मोस्ट स्टेट्स में जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन साथ ही साथ पॉलिटिकल
जो सिस्टम है उसको कौन नियंत्रित कर रहा है? कुछ लोग। वो कुछ लोग कौन से हैं? तो आप समझिए यूरोप की जो सोसाइटी थी बेटा, यूरोप की सोसाइटी में लर्नर्स, यूरोप का समाज, इनकी जो सोशल हियरार्की थी वो 3 तरह की सोशल हियरार्की हमें दिखाई देती है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि दुनिया का हर एक समाज में एक सोशल हियरार्की होती है, ठीक। अपने यहाँ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक और ग्रुप था अनटचेबल्स। इस तरह से हमारे यहाँ भी सोशल हियरार्की एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरीके से फ्रांस में भी सोशल हियरार्की थी, सॉरी यूरोप में, साथ ही साथ फ्रांस में, सब पूरे यूरोप में इसी तरीके से इनका सोशल सिस्टम था, जिसमें एक था आपका फर्स्ट स्टेट, फिर से क्लीन कर देता हूँ, एक था आपका फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ठीक। अभी के लिए मैं इस सोशल कंडीशन को इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि फर्दर लेक्चर्स में इसे कवर किया जाएगा। इस चीज़ को समझाने के लिए कि किनके पास कंट्रोल था, तो बेटा जो फर्स्ट स्टेट में, जिन्हें हम क्लर्जी कहते हैं, उनके पास कंट्रोल था। और नोबल्स, ये लोग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों को ये लोग ही कंट्रोल करते थे। इस ग्रुप से आने वाले लोग ही सारी चीज़ों को नियंत्रण करते थे। क्लर्जी, क्लर्जी मतलब आपका पादरी, बिशप, जो चर्च में आपका पुजारी है। चर्च बहुत पावरफुल होता था। आपको चर्च उस समय बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन था। मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर के स्टार्ट में ही इस बात को मेंशन कर दिया था कि चर्च एक बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली संस्था के रूप में एग्जिस्ट करता था चर्च। ओके, तो उस समय पूरे यूरोप में आप देखोगे कि अधिकतर स्टेट्स में एब्सोल्यूटिस्ट किंग हैं, ठीक। स्टेट्स में का एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, समाज के कुछ लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। और वो कौन है? क्लर्जी और नोबल्स, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग, ठीक। ये हम लोग को पता चला। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो स्टेट हैं, जो किंग हैं, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, ठीक, वो किसके लिए वर्क करता हुआ दिख रहा है? ये किसके लिए काम करते हुए आपको दिखाई देंगे? यूरोप में आप देखिएगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो राजा है, जो राज्य है, उसका जो प्रशासन है वो काम कर रहा है इन्हीं प्रिविलेज क्लास के लोगों के लिए। प्रिविलेज क्लास, ये कुछ विशेष अधिकार वाले समूह थे, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के। आप जब इतिहास पढ़ेंगे यूरोप का, जब आप इतिहास पढ़ेंगे फ्रांस का, तो आपको ये चीज़ स्पष्ट दिखाई देगी कि जो आपका राजा है, जो किंग है, जो प्रशासन है उसका, वो किसके लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? प्रिविलेज क्लास के लिए, बाई बर्थ। और इनको जो ये प्रिविलेज मिली हुई थी, ये जन्म से विशेष अधिकार इनको दिए गए थे। जन्म से इनके पास विशेष अधिकार होते थे। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं कि क्या कंक्लूजन है हमारा? देखिए क्या कंक्लूजन है स्टूडेंट्स, कि सोसाइटी की जो मेजॉरिटी पीपल है, सोसाइटी के जो मेजॉरिटी पीपल हैं वो कौन से हैं?
आपको पता होना चाहिए, वो थर्ड स्टेट के लोग हैं। थर्ड स्टेट के लोग मेजॉरिटी पीपल होते थे, और इन मेजॉरिटी पीपल में अधिकतर लोग उस समय बेटा पीजेंट्स थे, किसान थे। ठीक है, आपने अभी देखा कि किंग है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वर्क कर रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लिए यूरोप में। यही स्थिति, सेम स्थिति फ्रांस में मिलेगी। फिर हम ये देखें, उसी में हमें समझ में आ जाता है कि जो यूरोप की सोसाइटी में जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो किसान हैं, आर्टिसियंस हैं, शॉपकीपर्स हैं, छोटे छोटे, उनकी कंडीशन कैसी होगी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी स्थिति बहुत ही वर्स्ट थी, बैड कंडीशन थी, बहुत ही बुरी स्थिति थी उनकी, पीजेंट्स की, ठीक है, आर्टिसियंस की, मर्चेंट्स की, स्मॉल मर्चेंट्स की, ठीक है, स्मॉल शॉपकीपर्स की, इनकी बहुत बुरी स्थिति थी। और ये बैड कंडीशन की वजह क्या है, क्या रीज़न है, किसान की इतनी बुरी स्थिति क्या है? तो इसके रीजन बेटा पूरे यूरोप में वही होंगे। इनके ऊपर बर्डन था हैवी टैक्सेस का, हैवी टैक्सेस का। टैक्सेस बहुत ज़्यादा स्टेट ने थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर इम्पोज कर रखी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में उस समय बेटा केवल थर्ड स्टेट ओनली पे टैक्सेस, ओनली थर्ड स्टेट only third state, sorry, only third state पे टैक्सेस, केवल थर्ड स्टेट ही टैक्सेस पे करता था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग प्रिविलेज क्लास के लोग थे, बाई बर्थ उन्हें जन्म से विशेष अधिकार मिला हुआ था टैक्स न देने का। तो टैक्स भी केवल कौन पे कर रहा है, थर्ड स्टेट के लोग। तो अब क्योंकि स्टेट के पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं है, सारा टैक्स आपको थर्ड स्टेट के लोगों से ही लेना है, तो हैवी टैक्सेस थे, बहुत बर्डन था। तो ऐसी स्थिति में इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बहुत वर्स कंडीशन थी। ठीक है, ये सोसाइटी का हाल था। यानी कि जो कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं, आई कैन से दैट, मैं ये कह सकता हूँ कि सोसाइटी के जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे वर अनहैप्पी विद देयर रूलर्स, वो अपने शासकों से खुश नहीं थे। दिस इज़ द मेन पॉइंट, वो अपने रूलर्स से अनहैप्पी थे। आप समझिए क्यों अनहैप्पी हैं, क्योंकि उनका जो रूलर है, उनका जो किंग है, उनका जो स्टेट है, जो देश है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वर्क कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, ना कि उनके लिए। तो उस समय ये लोग दुखी थे अपने शासक से। ठीक है, यूरोप की, पूरे यूरोप की यही स्थिति है, फ्रांस की भी यही स्थिति है। फ्रांस के जो लोग हैं वो भी बहुत दुखी हैं इन्हीं सब वजहों से, उनके ऊपर भी हैवी टैक्सेस हैं। तो पूरे यूरोप में हम कंक्लूजन निकाला कि पूरे यूरोप के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने राजा से, अपने स्टेट से। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं, और आप समझिए यूरोप में उस समय बेटा व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस, जब फ्रांस की क्रांति होती है, तो उस समय तक यूरोप में डेमोक्रेसी, आप समझ लीजिए, डेमोक्रेसी का यूरोप में कोई भी साइन नहीं था, कोई भी चिन्ह नहीं था। आप समझ जाइए, यूरोप में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आपको ये समझना होगा। व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789, तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती थी, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ यूरोप कॉन्टिनेंट में नहीं थी। और इस क्रांति के बाद ही डेमोक्रेसी फ्रांस में आएगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में धीरे धीरे हर एक देश डेमोक्रेटिक
कंट्री के रूप में आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो इन ऑल ओवर यूरोप, इन ऑल ओवर यूरोप, तो पूरे यूरोप में बात करें स्टूडेंट्स, क्या लास्ट कंक्लूजन है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी जनसंख्या है, मेजॉरिटी जनसंख्या किस ग्रुप की है? थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, ठीक है, जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, ठीक, उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो स्थिति है, वो बेटा बहुत ज़्यादा पुअर है, वो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, रो रहा है ये, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। अधिकतर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक, इनके ऊपर हैवी टैक्सेस का बर्डन था। पूरे यूरोप के जो कॉमन मैन है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, हैवी टैक्सेस का इनके ऊपर बर्डन है, इनके ऊपर बोझ है। ठीक, इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी बैड, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ख़राब है, एंड दे वर अनहैप्पी विद देयर रूलर्स, और इसकी वजह से ये अपने शासकों से खुश नहीं है। इनकी जो लाइफ है, आई कैन से दैट, इनकी जो जीवन है, इनके जीवन में सब्सिस्टेंस क्राइसिस चल रहा है। जब आप 9th के NCERT देखेंगे तो उसमें ये शब्द आएगा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी जीवन जीने का संघर्ष। तो यूरोप में क्या चल रहा है? जीवन जीने का संघर्ष चल रहा है। अधिकतर जो अधिक जनसंख्या है थर्ड स्टेट के लोगों का, एक संघर्ष चल रहा है ज़िंदगी जीने का, कैसे जीवन को जिया जाए, क्योंकि उनके लिए कंडीशन बहुत अगेंस्ट है, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। तो आप इन्हीं सब वजहों से फ्रांस में बेटा क्रांति होगी। यही सारे आप चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं फ्रांस के संदर्भ में भी, और हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में मैं आपके साथ फ्रांस में जो क्रांति शुरू हुई, अब जो मेरा आज का पहला लेक्चर था वो यूरोप के कंटेक्स्ट में था कि यूरोप में क्या सिचुएशन थी। अब हम फर्दर क्लासेस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपसे डिटेल एनालिसिस के साथ एक बार फिर से मैं आपके साथ वीडियो लेकर आऊँगा, पार्ट 2 इसका, जिसमें हम लोग बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन पर ही मेन फोकस करेंगे। तो आपसे मेरा यही वो है कि आप चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर करें। ठीक है, जो भी आपके पीयर ग्रुप हैं, साथ के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनमें चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है इसी तरीके से और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच।